हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता एक बार फिर लेकर आया हूँ नई वीडियो अपनी एनटीपीसी की, जो लेवल 2 है। और एक लेवल 3 था जो 17 जून को हुआ था, लेवल 3। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ पे किया हमने क्वेश्चनों को। शॉर्ट ट्रिक का यूज़ जो हुआ है वो क्वेश्चनों में, वो भी हमने ज़बरदस्त करके किया है। यहाँ पर अब 16 जून को जो पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का, ये सेकेंड शिफ्ट सेकेंड है और लेवल 2 है। ये एनटीपीसी का CBT 2 लिखा हुआ है ऊपर, एनटीपीसी CBT 2 का लेवल 2 का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कुछ समय बाद भी देख रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर से इसको पहचान लेंगे पेपर्स को। तो बिना कोई समय गवाए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, जो हमें मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने हैं। एक ऐसी अप्रोच जो एग्ज़ाम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम के बाद हम सॉल्यूशन कराते हैं तो फिर तो हो ही जाते हैं सॉल्यूशन, लेकिन एक ऐसी अप्रोच जो एग्ज़ाम में आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, जो एक प्रैक्टिकल है। घर पे आके तो कुछ भी बता देते हैं सॉल्यूशन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो होंगे सब सारे प्रैक्टिकल तरीके हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ्स के हम यहाँ पे करेंगे, जीएस के छोड़ेंगे। देखो हिंदी का पेपर है, नो डाउट इंग्लिश में भी जल्दी लेके आएंगे। अभी पीडीएफ मिली नहीं है तो केवल हमने हिंदी में कर रहे हैं, जो चीज़ मिली वो उसको कर रहे हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में कराएंगे। और जो बच्चे देखे हैं उनको तो पता ही होता है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ रखे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, तो समझ लीजिएगा। तरीके आपको यहाँ पर ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। देखिए, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीद होंगे। देखो 96 पेंसिलों के लिए मुझे कितने पैकेट चाहिए, 12 पैकेट। एक पेंसिल के लिए कितना चाहिए, 12/96, ये तो पता है आपको। तो 304 पेंसिलों के कितने चाहिए, ये तो देखो बहुत सभी को पता है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। 304, 12 × 8 = 96, 8 बार जाएगा। 8 × 3 = 24 और 8 × 8 = 64, 38 टाइम जाएगा ये। ठीक है, ये 38 आंसर हो जाने वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन था इस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 5 घंटियां हैं जो एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं और वे रेस्पेक्टिवली 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के बाद बजती है। मतलब 5 घंटियां पहली हर 3 सेकंड बाद बजती है, दूसरी हर 6 सेकंड बाद, तीसरी 12, इस तरीके से बजती हैं वे। तो वे इतने समय बाद बजी, तो कितने समय में पुनः एक साथ बजेगी। देखो इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा नंबर, जो उसको सेकंड आएगा, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए। इतना सा क्वेश्चन है। देखो एलसीएम निकालना है क्या है, अगर ये कोई टेबल, इसमें देखो 3 × 18 ये जा रहा है तो इसकी वैल्यू मत लीजिए। 36, 18 ये जा रहा है, मत लीजिए। अब कोई है नहीं। 12, 15 बचा। 12, 15 का सभी को पता है 180 हो जाएगा 12, 15 का एलसीएम। ठीक है, नहीं पता निकाल लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है, देखो 12×5 = 60, ये 60 से आएगा, इसमें 180, फिर 180 हो जाना है। चलो कोई नहीं, निकाल लीजिए आप ना निकालना हो तो। और 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट। 3 मिनट तो 3 मिनट मुझे इसमें बढ़ाना है। 58 यानी कि 3 में इसमें ऐड करूँगा तो 10 बज के मेरा 1 मिनट हो जाएगा। 10 बज के 1 मिनट मेरा ये है और 45 सेकंड मेरा बरकरार रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विकर्ण की लंबाई जो डायगोनल की लेंथ, तो देखो मैं इंग्लिश में भी आपको साथ साथ करता चलूंगा, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, मतलब डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, और डायगोनल होता है √2a होता है। ठीक है, डायगोनल जो होता है ये होता है। और उसकी जो लंबाई है कितने तरह की, 18, तो मैं इसको 18 लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से मैं इसको काट सकता हूँ, नीचे जाएगा तो यहाँ काट सकता हूँ। 9√2 आएगा, कितना आएगा, 9√2, यानी कि ए मेरी कितनी आ जाएगी, 9√2। ठीक है, परिमाप हो जाए, परिमाप आपको पता है 4a होता है। कितना होता है परिमाप, 4। तो यानी कि 9 × 36√2, 36√2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः बाहर, चाहिए नहीं, ये रीजनिंग क्वेश्चन इसको छोड़ते हैं, इसको भी करेंगे बाद में करेंगे। एक व्यक्ति ने वस्तुओं ए और बी को कुल इतने रुपए में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर, बी को 20% की हानि पर, बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो ए को मैं अगर मान लो कॉस्ट प्राइस इसका ये मान लेता हूँ। अब मुझे इसका विक्रय मूल्य बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसका जो विक्रय मूल्य कितना होगा, 16% यानी कि 84%। ठीक है, अब बोलोगे सही है। फिर वो बोल रहा है बी, बी का विक्रय मूल्य कितना है, क्योंकि उसको तो 20% लाभ पर बेचा तो उसका 120 हो जाएगा। 120%, 100 से 100 कट जाएगा। अब ए इधर रहेगा, 20 को खींच के मैं इधर ले आऊँगा तो ये ऐसे हो जाएगा।
और ये 120 ऊपर रहेगा, ये 84 मेरा नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं काट सकता हूँ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 300 और कट जाएगा 10 बार और 7 बार, यानी कि 17। ये जो है हमारा सीपी था, ए का सीपी बी का सीपी, तो ये 10 हो गया 7 हो गया, यानी कि 17। 17 का जो सम है, 17 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 17 इकाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 23 12 को। एक किसको करेगी, काट लीजिए, 17 को इसको काटिए, 17 एक का ना 17, 17 6, 17 त्या 51, फिर 10 पहुंचेगा, 17 छक्का 102, 136 बार। क्या मैं सही हूँ? ठीक है, सही हूँ। अच्छा, अंतर 136 आ गया, अंतर पूछ रहा है ए और बी के विक्रम मूल्य का अंतर। तो विक्रम मूल्य का अंतर देखो, 10 है 3 है, तो 3 यूनिट है, तो मुझे केवल 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। 36 से 108 और 3 का 3 408, 408 आ जाएगा जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अच्छा, ऐसा नहीं करना कि एक बार इसकी निकालो फिर इसकी निकालो, तो बात वहीं की वहीं है, घूम फिर के आ जाएगी, तो अंतर डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, यानी कि जो 3 15, देखो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 5, जो 3 से भी हो और 5 से भी हो, ऐसी संख्या पूछ रहा है जो नहीं है, सॉरी। देखो ये जिसके यूनिट डिजिट, तो ये तो सारी जो 5 से तो डिविजिबल है, 3 से चेक कर लीजिए अब, तो इजी है। नहीं है, कौन सी देखना है, 3 2 5 4 9 हो गई, 7 और 5 12, सॉरी 7 5 4 3 7 2 9 हो गई, 9 तो है, 9 6 15 5 20 27, 27 सारा हो जाएगी। 3 हो गई, 3 2 5 5 10 7, 2 3 5 4 9, शिट, 2 और 3 5 4 9, 9 5 14, 21, 21 हो जाएगी। 1 2 3 3 6, 6 6 6 6 4 10, 10 6 16, 16 5, 16 5 21 है, ठीक है। ये देखो, ये जिनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या डिविजिबल होती है, ये सभी को पता है। इसी के मतलब ऑप्शन ये बचा, तो यही होगा जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी तो सारी हो रही है ऑप्शन में। देखो 12 संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 है, यानी कि एवरेज कितना है 9 है, औसत कितना है 9 है, तो 12 संख्याओं का माध्यम 9 है, 11 है, तो दूसरी संख्या पूछनी है। तो देखो 12 संख्या, टोटल 12 संख्याओं कितना 11 है, तो 12 11 की मल्टीप्लाई 132 आ जाएगी, यानी कि सभी 12 संख्याओं का सम 132 है, 11 9 99 9 आ जाएगी, माइनस कर दीजिएगा, पहली संख्या आ जाएगी। 12 में से हो गए 3 और यहाँ पे 3 33, यानी कि जो फर्स्ट संख्या है वो 33 है। वो बोल रहा है दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए पहली संख्या से इतने प्रतिशत अधिक। इसको प्रतिशत में अगर हम लिखेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं, कितना है 2/3, यानी कि ये 33 है, तो वो कितनी अधिक है, इतनी अधिक है, 3 है भाई, ये नीचे 3, 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि वो 2 अधिक है, 3 संख्या है तो 2 अधिक है, यानी कि 5, यानी कि संख्या 5/3, ये वैल्यू निकालनी है, पता है 11 पंजे 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो। देखो 50 सबको बहुत है, 125 आ जाएगा आंसर, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको किस तरीके से। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला सभी को पता है लगभग, जो स्टार्टिंग में और जो मेंस में, तो उनको सभी को पता है, इसमें कोई इतना सोचने समझने वाली बात होगी नहीं, आई थिंक किसी को नहीं पता। 25 हो जाएगा तो 125 हो गया, ठीक है, 125%, तो ये फॉर्मूला आपको पता है सभी को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इफ x प्लस 1/x बराबर के 4 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, समझ लीजिए, इसको 4 कॉमन लेंगे और x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे नीचे भी दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे और यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे और इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारी बात बन जाएगी। थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं बता देता हूँ आपसे। जब मैंने यहाँ x से डिवाइड करा तो मेरा यहाँ पे रह गया x और 4/x, ठीक है, आप बोलोगे सही है। अब मैंने यहाँ पे भी x से डिवाइड करा तो मेरा ये रह गया 10 + 9/x। अब मैं इसको 4
कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1/x बचेगा। ठीक, अब यहाँ मैं इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1/x बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक, 10 यहाँ पे। अब मैं वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ 4। इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 की 4 गिवन दी है, और यहाँ पे कितनी है 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। थोड़ा और हार्ड बन सकता था अगर यहाँ 3 रख देता वो, तो स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा बोझा नहीं है, यही बोझा है। तो 16 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 और प्लस 10 हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी कि 16/46 यहाँ पे हो जाएगा। इसको 8 टाइम जाएगा, ये 2 से काट लेंगे 8/23 ये आ जाएगा, 8/23, 8/23 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय के कक्षा 10, 10, 11, 12 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 384, 256, 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया था, तो किसी भी समूह में एक से अधिक छात्र नहीं थे। यदि सभी छात्रों की संख्या समान रखनी हो तो कम से कम कितने समूह बनाए जा सकते हैं। देखो, पहले इसका हमें ये क्वेश्चन करने की बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कैसे करना था आपको ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो इनका HCF निकाल लीजिएगा, HCF से फिर इसको डिवाइड कीजिएगा, तब हमारा आंसर आएगा। मैं देखो इसको किस तरीके से करता हूँ, क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप समय की बचत कर सकते थे क्वेश्चन करने के लिए। 256 है, 480 है। आप बड़े से बड़ा नंबर लीजिए इसका जो काटना है। देखो 4 मुझे दिख रहा है, चलो 4 नम 36, 4 नम 36 और 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 4 चौक 16, 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48। अगेन ये कर सकता है 4 से, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 4 12 30। ठीक है, अभी क्या कर सकता हूँ मैं, अब 2 से काट लो, 12, 12, 8, 15। ठीक है, अभी देखो कोई इसमें कॉमन आ रहा है, 3 का इसमें है तो इसमें नहीं है, तो ये तो रहना। अब क्या करना है, इनको ऐड कर लो, 12 8 20 और 15 35। तो ये जो HCM आएगा इसका ये आएगा 4 4 चौक 16 दूनी 32, 32 से फिर हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे, 32 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो सब में ये आ रहा होगा, तो इसी ने करके ये जो लास्ट में बचता है उसको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे समूह बन जाएंगे 35। तो इसको इस तरीके से करना था भाई। अब मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से करते हैं या कौन किस तरीके से करा रहा है, तो वो बहुत लंबा हो जाने वाला है जिसमें हमारा बहुत समय बेकार हो जाएगा। तो यही एक अप्रोच होती है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ मैं जो एग्जाम में आ सकती है, कर सकते हैं हम इसका यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की भुजाओं को मापने के दौरान त्रुटि के माप में 10% और 8% अधिक की वृद्धि कर ली हमने, तो इसमें क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर अगेन जो क्वेश्चन अभी ऊपर किया था 10 8 18 और 0.8 मल्टीप्लाई करेगा 18.8 इसका आंसर आ जाएगा। ओरली क्वेश्चन थे ये तो, दो कुछ करना नहीं था, 2 सेकंड के क्वेश्चन थे। देखो फिर मैं बता देता हूँ, 10 और 8, 10 8, ये जो सक्सेसिव परसेंटेज वाला आपको पता है, तो 18 हो जाएगा, ये 10 से 10 0.8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 18.8 जुड़ जाएगा, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31,600 की धनराशि पर 9% ब्याज की दर से इतने वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की गणना 8 मासिक आधार पर की जाती है। देखो 1 साल, 1 साल और 1/3 साल, 1 साल का मतलब 12 महीने और 1/3 साल का मतलब 12 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, यानी कि 16 महीने। 16 महीने हो गए, 16 महीना 8 मासिक के आधार पर 2, 8 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 साइकिल बन रही है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। अभी देखो और इसका निकालने का और क्या तरीका हो सकता है, अभी 2 साइकिल बन रही है, मतलब कि एक बार फिर सेकंड बार, यानी कि 2 साल मान लीजिए इसको, साइकिल का मतलब 2 साल, इस तरीके से चलना है। अब इसको भी हम दर को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये सीखिए। देखो 1 साल की कितनी हो गई, 1 और 1/3 साल की बात कर रहे थे ना, यही तो है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 साल की 9 हो गई भाई, 1/3 साल की 1/3 हो गई, तो इसको 3 कर 3 तो 12, 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी कि पूरे समय की 12 है, साइकिल 2 है, तो कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 6% ये 6% ये। देखो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कभी भी आप जीवन में एक बार सीख लोगे वाली चीज़ जो मैं साइकिल के उस पर बता रहा हूँ आधार पर, कभी गलत नहीं होगा।
अभी इसको अगर आप सोच के चलोगे कि मासिक के आधार पे ऐसे करते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तो भाई हमेशा कुछ समय बाद भूल जाओगे आप। अभी तभी तुरंत तुरंत याद रहेगा, उसके बाद फिर याद नहीं रहेगा। तो ये तरीका है साइकिल वाला, सीख लो अच्छे तरीके से। नहीं है तो एक बार कमेंट में बता देना, कुछ क्वेश्चन इसके कराऊंगा। और बाकी मेरी बहुत सारी जो लेवल 6 के पेपर हुआ था उसमें 8 मासिक के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो देखिएगा, वो भी मैंने इसी लेवल से कराए थे। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे देख लीजिएगा, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो ग्रुप डी में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये होने वाला है। तो 6% हो गया। अब मुझे देखो कुछ नहीं करना, 31 मैं इस तरीके से करता हूँ, मतलब इसका 6% निकाल लीजिए, दूसरे ईयर का 6% निकाल लीजिए, फिर इस पर 6% निकाल दीजिए, इस तरीके कर लीजिए। तो इसका 16×96, ठीक है, 96 और 36 18, चाहे तो डबल करके मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे ऐसे कर दिया। इसका भी निकाल लीजिए आप, देखो 6×36 113 समथिंग आएगा। चलो देखते हैं, 6×36 का 6 से लगे 3, 6×9 = 54, 57 का 7 हाथ से लगे 5, और 18×6 108, 108 113, ये आ गया। 2 अंक डेसिमल लगेगा, इतना आएगा 113.76। इनको प्लस कर दिया, 18 है 3600, ठीक है, और 3600 इनको जोड़ दीजिए। चलो जोड़ देते हैं इसको, 1896, इसका डबल हो जाना 1896, 113.76। तो 7 6 6 6 12, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 20, 2 और 10, 9 19 और 3, 3905 समथिंग, यानी कि 6 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते थे, इसका यही तरीका है। बाकी जो कुछ ये सोच रहे होंगे, इसको हम 6% से करके फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 को 2 3 6 50 आ जाएगा, यानी कि 50 और फिर 53 हो जाएगा। फिर इसको 2500 करेंगे, इसको 28 29 करेंगे, 28 9 हो जाएगा 53 का। फिर उससे हम कंपेयर करेंगे। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन जहाँ तक मेरा जो मानना है, इसको आप इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम खुद अंडरस्टूड करना होता है शुरू में कि हम किस तरीके से जाएंगे, तो इजी पड़ेगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से मुझे पता था ये भारी पड़ने वाला है, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने इस तरीके से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्षिता जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 30 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी के औसत चाल के है, मतलब एवरेज स्पीड उसकी के है, तो के किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 216 किलोमीटर की दूरी कितने में निकले। पहले देखो के की वैल्यू यानी कि एवरेज निकाल लीजिए, फिर एवरेज की जो चाल आएगी उससे डिवाइड कर दीजिएगा, खत्म काम। एवरेज का जो टोटल एवरेज होता है, अगर हम एवरेज निकालें तो टोटल डिस्टेंस होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्वेश्चन होता है। तो टोटल डिस्टेंस देखो 300 जोड़ लो, 300 660 660 और 40, 1080 आ गई, ठीक है। अब घंटे जोड़ो, टोटल घंटे कितने हैं, टोटल समय 50 से 6 घंटे, 3 12 या 36 12 घंटे, 6 7 42 7 घंटे, 12 6 18 18 7 25, 10,000 1080 को 25 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये हो गई हमारी स्पीड। अभी देखिए मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, मुझे 216 किलोमीटर यानी के की वैल्यू ये आ गई। अब मैं 216 को के से डिवाइड करूँगा तभी तो मेरा समय आएगा। तो मैं के की वैल्यू ये है, तो मैं 216 को 1080 करूँगा, ये नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये सबको पता है। तो 108 दूनी 16 और 2 पंजे 10, क्योंकि यहाँ 10 बच जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 5 घंटे आ गया। तो यहाँ पे देखो मेरी कैलकुलेशन इजी होगी। आप यहाँ पे वैल्यू निकाल के चलोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो कैलकुलेशन की यही एक कला होती है कि बिना समय गवाए हम किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। शुरू में जब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की प्रिपेयर की, तो ये शायद ये बहुत मिलते हैं। अभी इनकी जो है दिखने बंद हो गए, इनको क्या बोलते हैं, इनकी प्रजाति खतरे में हो गई है इन क्वेश्चन की करने की आने की, ये लुप्त हो गए हैं क्वेश्चन, जैसे प्रजाति इनकी लुप्त हो गई है। तो लुप्त क्यों हो गई है, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट लगता नहीं था, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा बस, तो 1.5 इसका आंसर आ जाएगा।
क्या है, जैसे ए की पावर 3 है माइनस के बी की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, और नीचे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये है। जब हम इसको खोलेंगे, ए माइनस के बी है, और ये पूरा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये वाला फॉर्मूला, और नीचे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो ये बच रहा होगा, ये एक फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा आगे, बाकी सभी को पता है, देखो इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दो खंबे हैं, एक सड़क के और दोनों खंबे हैं, दो खंबे, दोनों खंबों के बीच 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी रखी गई। जब सीढ़ी को एक खंबे से टिकाया जाता है, तो एक तो बना रहा है वो 30 डिग्री का, एक बना रहा है 60 डिग्री का, ऐसे बोल रहा है वो। दोनों खंभों के बीच 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी जाती है, तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी, यानी कि इसकी आई थिंक ये इसकी 20 मीटर हो गई, ये बोल रहा है वो हाइपोटेन्यूज। जब किसी सीढ़ी को टकरा जाए तो खंबे 60 बना रही है, जब उसका मोड़ को दूसरे खंबे जाए तो ये हो गया 30 डिग्री बनाती है। सड़क की चौड़ाई ये ज्ञात करें, देखो 30 है तो 1/√3 हो जाएगा, ये √3 1 हो जाएगा, √3 1 है तो ये 2 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज दोनों का 2 हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। एक यूनिट किसको करेगा, 10 को। इन दोनों की दूरी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक √3 और यहाँ से 1, तो √3 + 1, तो √3 + 1 को क्या इंडिकेट करेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 + 1, ये 10। अच्छा √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 + 1 10, और ये जोड़ेगा, देखो ये क्वेश्चन, अच्छा ये दे भी रखा है, देखो इसकी वैल्यू, एक जोड़ेगा तो 2 7.32 10, क्वेश्चन करेंगे 27.32 इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में ये हमको मिल नहीं रहा है किसी में भी। ठीक है, तो बड़ी कंडीशंस की बात है कि इसमें कुछ ना कुछ, या तो भाई मेरी समझ में नहीं आया क्वेश्चन ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं क्या क्या निकाल रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन को मुझे लगता है कि ये गलत इसके ऑप्शन सेट किए गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर कुछ मुझे छुट रहा है मेरे उससे माइंड से नहीं आ रहा है मेरे को समझ में क्वेश्चन में क्या बुझा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक बार कमेंट में बताइएगा कि इसका किस तरीके से होगा आंसर। अदरवाइज इसका जो ऑप्शन होने वाला है यही होगा 34 64। मैं इसको लगा के आता, क्यों लगा के आता, जब 17 और 3 2 है और 20 है, 17 और 20 है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 17 दूनी 34 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। मैं अगर इसमें एग्जाम में होता तो मैं इसको ये लगाता, और मैं लगा के भी आया हूँ। अगर आपको कोई दुविधा नहीं हो तो मैं इसको देखो टिक कर दूंगा, 3 है, और ये मेरी ही आंसर की है, मतलब जिसको मैं बता रहा हूँ, तो मैंने 3 लगाया ना, 3 लगाया, हाँ देखो 3 लगाया मैंने, क्योंकि ये मैंने घर पे आके इसको किया भी था उस समय पे, तो शायद कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में, मुझे महावी समझ नहीं आया, लेकिन मैं देखो तुक्का जिसको बोलते हैं ना, समझ का, एक क्वेश्चन और था जो नहीं हुआ था, उसको भी मैं इस तरीके से करके आया था कि इसका ये आंसर हो सकता है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो देख लीजिएगा, बाकी तो मुझको ये लगा, क्योंकि कोई भी और देखो 17 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा कहीं पे भी, और ये जब एक जुड़ेगा तो भाई वो पक्का है 27 समथिंग जाएगी, इतनी नहीं रहेगी, 3 पॉइंट तो डिस्टेंस होने का कोई मतलब नहीं बनता, 32 का कोई इन्होंने कुछ चीज़ दे नहीं रखी है, तो इसीलिए मैं इसका जो ऑप्शन होता है बेस्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। देखो कोसेक थीटा है और ये टेन थीटा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कोसेक थीटा को आप लिख लीजिएगा 1/sin थीटा, नहीं पता है तो ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा और cos थीटा, तो 2/√3 है। अपनी पूरी आंसर की के भी मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, अभी ये जूम हो रहा है, अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में लिंक डालूंगा मैं अपने आंसर की के सारे लाइव करूंगा। sin थीटा कटा, cos थीटा को मैं उल्टा करूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा, √3/2, और ये तो सभी को पता है, बच्चों को इसकी वैल्यू कितनी होती है, थीटा cos थीटा की वैल्यू कब होती है, जब ये 30 होता है, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। ये श्रेणी याद करनी है, देखो इसको ये वाले पद यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इसमें करना था, कोई इसमें सेंस नहीं लगाना था भाई, सेंस लगाओगे तो समय गवाओगे।
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हो गया, ठीक है। बोल रहा है वो ABCD से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है, ये जो हमारा व्यास हो गया, AB जो हमारा हो गया व्यास हो गया। CD है चक्रीय चतुर्भुज, ऐसे ले लेते हैं हम इसको, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये CD है। देखो ये जो बोल रहा है ADC कितना है 129, ये चक्रीय चतुर्भुज के सामने से हमें कितना होता है 180, तो ये कितना आ जाएगा 51। अब ये पूछ रहा है BAC पूछ रहा है, BAC का मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये तो 90 हो जाएगा, सभी को पता है ये 90, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये अगर 39 होगा तो इन दोनों का सम 90, यानी कि इसको 90 में से माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। देखो 70 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, एक आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, लंबा ऊंचाई 240 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ये है भैया, ठीक है, ये है। बड़ा करके बना लेंगे इसको, अब सही है, और बड़ा करके बनाए, एक सेकंड दीजिए। अब सही है। देखो जो ऊंचाई दे रखी है 240 दे रखी है, और जो दे रखा है 70 दे रखा है सेंटीमीटर है ये, तो पाई R प्लस L, ये तो आपको पता होगा टोटल सरफेस एरिया पूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि TS से लिख देता हूँ इंग्लिश में, TS से टोटल सरफेस यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो वैल्यू रखेंगे 22/7, R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे आपका जो भी आएगी, अभी 70 है, देखो 70 और 70, L की वैल्यू हमें निकालनी, कैसे निकालेंगे L की वैल्यू समझते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 70 को मैं लिख सकता हूँ 10/7, इसको लिख सकता हूँ 10/24। अब आपको समझ में आ रहा होगा 7 24 का कोई ट्रिपलेट होता है क्या, याद हो गया होगा 25। अब जब दोनों में 10 की मल्टीपल है तो इसमें भी 10 का, ऑब्वियसली सी बात है कि 10 का मल्टीपल होगा तो ये 250 आ जाएगा। जब ये 250 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हमारी 250 हो जाएगी। अब तो कोई परेशानी नहीं है, 70 10 बार कट गया, 22 हो गया। देखो 70 और 7 5 12 320, 320 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लग रहा है गड़बड़, 10 हो रहा है, यहाँ 0 लगा लीजिएगा। अब देखो 2 है, इसको मैं 2/11 11 लिख सकता हूँ, और 11 की गुणा इसमें करूँगा तो 64 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इजी करने के लिए 22 से करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला आपको बताइए, 4 का 4 रहेगा, ये 6 रहेगा बाद में, लेकिन 11 6 4 10 ऐड हो जाएगा 0, तो 1 हासिल 6 और 1 7, ये इस तरीके से जाता है 11 का जो है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। लेकिन फिर अगेन इसमें एक क्वेश्चन दिया है, तो फिर मैं या तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता कि यार ये आंसर गलत है इसका, लेकिन या तो मैं गलत हो सकता हूँ मुझे लग रहा है, और अदरवाइज मैं पूरा पूरा सही हूँ मुझे तो लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसका ये आंसर होने वाला है भाई, ठीक है, और मैं इसका यही करके आया हूँ। अगर ये आंसर है तो भाई मेरा गलत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो मुझे फिर अगेन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। या तो ये क्वेश्चन आंसर गलत दिया है इन्होंने, आंसर इसका ये होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर अगर मीटर में पूछता तो हम 100 से डिवाइड करते हैं 10,000 से, तो समथिंग यहाँ पे हमारा आंसर आता 40, हाँ सही है मीटर पर, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में सारी चीज़ें बूझ रखी हैं, अगर मीटर स्क्वायर में पूछता देन तब हम सोच सकते थे ये आंसर होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऑप्शन इसका फिर अगेन गलत है, तो इसमें सभी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिसका ये होगा। क्वेश्चन तो गलत नहीं है, उस वाले क्वेश्चन में तो सभी को मार्क्स मिलेंगे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें केवल उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिसके ऑप्शन 4 है। फिर अगेन अगर कुछ गड़बड़ है तो जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। अभी मेरी समझ जो है मैंने किया उसको इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें मिले हमको जो थोड़े से अटपटे थे अभी तक। देखो अगेन क्वेश्चन, देखो ये सब ओरली क्वेश्चन है, चाहो तो मैं इसको ओरली से करके बता सकता हूँ। देखो 12 सेकंड में 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली खंभे को, यानी कि अपने को वो 12 सेकंड में कर रही है पार, ठीक। इसकी अगर मैं स्पीड देखूँ 12 या 36 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस को जब हम
डिस्टेंस को जब हम इससे डिवाइड करेंगे समय से तभी तो निकलती है 30 मीटर पर सेकंड, और जब मैं 30 को इससे भाग करूंगा तो कितना आएगा, और पुल को कितने में कर रही है 5 सेकंड में, लेकिन वो अपनी स्पीड भी तो करेगी ना उसको पार, तो ये 12 5 17 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये था। दूसरा तरीका भाई आपको नहीं पता तो आप जोड़ लीजिए 360 प्लस, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है, तो उन दोनों की ऐसे करके समझा दिया जाता है आपको, फिर इस तरीके से डिवाइड की जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 5 11 400 510 हो जाएगा, 510 को 30 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा 17 आएगा। मेरा कहने का मतलब वही है कि जब उसकी अपनी रेलगाड़ी को 12 में कर रही है, और अगर वो उसकी लंबाई 0 होती है, मतलब कि नेगेट मतलब कि एक नहीं होती, मान के चलिए लंबाई नहीं होती, तो वो 150 मीटर को 5 सेकंड में पार करती, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहुत समय हमारे बचाते हैं, जो समय की कुछ बचत के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो इसको इस तरीके से बचाएंगे तो कोई इतना बड़ा समय लगने वाला है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू देखो जो निगेटिव में वैल्यू आएगा। ठीक है, निगेटिव में जिसकी वैल्यू आ जाएगी वो आंसर है, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। देखो बी स्क्वायर तो हमेशा सबका 16 रहेगा, तो देखो 16 से ये वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और 4 की मल्टीप्लाई, तो 5 का ना 5 5 चौक 20, 5 का ना 5 5 चौक 20, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा। देखो ये वाला देख लीजिए, 4 का ना 4 4 चौक 16 16 16, तो जीरो आ गया, अभी बात बन रही है, बरकरार है, यहाँ देख लिया, बस यही ऑप्शन बचा है, यही होगा। देखो इसको रखते हैं, 4 की वैल्यू 4, ए की वैल्यू मैं रख के बता देता हूँ, की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू हमारी कितनी होगी 5 हो गई, माइनस के 20 हो गए, ये 16 हो गए, निगेटिव में आंसर आ गया माइनस के 4, यही इसके वास्तविक नहीं होंगे बस। क्रमिक रूप पे रखने पर चिन्हों मतलब इसका वैल्यू रखनी है। देखो इस ऑप्शन में मैं आपको बताता किस तरीके से आप जाते हैं। सबसे पहले आप इस ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से करेंगे, और ऑप्शन सबसे पहले हमारा एक ये लक समझ लीजिए, फर्स्ट ही ऑप्शन था तो हो गया, नहीं होता तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पकड़िए डिवाइड वाला। देखो डिवाइड वाला साइन का एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो क्या मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये मेरा ऑप्शन कट गया। इसको देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ रखूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ रखो, तो ये क्या मैं इसको 4 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो ये हमारा, इसको ऑप्शन में पिक नहीं करेंगे, हो सकता है आंसर दे रखा तो करेंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट जो हमारी चॉइस होनी चाहिए क्वेश्चन को करते समय, जिससे कि समय हमारा कम बचे। लेकिन लास्ट में होता ऑप्शन तो कैसे करते हैं, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन मिल गया आपको तो बन गई बात, लेकिन अगर लास्ट होता तो उसको कैसे हम इसको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं उसको, ये सेकंड है यहाँ रखूंगा, देखो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये भी मैं इसको नहीं लूंगा, मैं अभी मैं देखूंगा फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड है, देखो यहाँ मैं 5 रखूंगा डिवाइड, तो मेरा 5 से 15 जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी बात बन रही है, ये सही हो सकता है। अगर और भी ऐसी संभावना होती है तो उसको हम वैल्यू को रखेंगे एक अपने प्रीफरेंस के ऑर्डर में, कि ये पहले फर्स्ट ऑप्शन ये ट्राई करेंगे, देन उसके बाद सेकंड ये, और देन उसके बाद वो, इस तरीके से। तो और कुछ तो इसमें बन नहीं रहा, मैं नहीं जाऊँगा किसी में, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यही रहेगा। अब मैं यहाँ पे प्लस रखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई रखता हूँ, फिर मैं माइनस रखता हूँ, फिर मैं बराबर रखता हूँ। अगर इससे भी मेरा आंसर नहीं आता सपोज दैट, तो फिर एक भाई वो तो समझ लीजिए, वो तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है सभी के लिए, सभी को फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे, फिर एक बात है। तो 5 या 15 3 और 3 चौक 12, 12 25 37, 37 में 16 है 21, तो ये हमारा 21 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी करेक्ट होगी थी उसकी। ए बी चालों का अनुपात 4 अनुपात है। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। देखो जो स्पीड है, स्पीड का जो कितना है 4 और 5 है, ए भाई ये हमारा, बी हमारा ये है, इनका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5:4, उल्टा होता है, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, समय जो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बोल रहा है, मतलब उल्टा होता है, तो इसमें उल्टा कर लेना है। ए बी की तुलना में 20 मिनट अधिक लेता है, अधिक ले रहा है भैया, ए ले रहा है कितनी यूनिट से कितने ले रहा है 1 यूनिट, देखो 5 और 1 4 1 है ना, 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 5 यूनिट किसको करेगा, यानी कि 20 पंजे 100 करेगा, ये 80 को करेगा, ये 80 मिनट में काम कर रहा है, ये 100 मिनट में कर रहा है।
ए अपनी चाल दुगनी कर देगा तो दुगनी कर देगा तो कम समय लेगा, 50 मिनट लेगा, बस आधा कर देगा भाई 50 मिनट, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सरल कीजिए भाई, इसको खुद ही कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें बस। चलो करते हैं 10 माइनस के। देखो इसको 3/4 रेंडमली ढंग से ही करते हैं, अदरवाइज देखो 4.5 है, 4.5 का मतलब 4×2 = 8, 9 एक ही है। 1/84 को अलग से सोल्व कर लेते हैं, 1/4 प्लस के 1/84, तो 84 हो जाएगा, 4×2 = 8, 4×4 1, 22/84। ठीक है यार, बहुत ही ज़्यादा है, कल कर लेना यार इसको, कोई इतना है नहीं, फिर इसको एलसीएम लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, तो इसमें मुझे लगता नहीं कुछ, फ्रैक्शन का सारा हिसाब है, करते रहना, कोई इसमें इतना भारी काम नहीं है। अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48,750 की धनराशि 16% वार्षिक दर से गैर अधिवर्ष में 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो सबको पता है एस आई बराबर के पी आर टी, ये देखो मेंस किया है, और जो बच्चे मेंस दे के आए तो सभी को पता है कि ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता है, प्री वालों को भी पता है। तो ऐसा ही हमारा ज्ञात करना है इसमें, तो वैल्यू रख दीजिएगा बस, 48,750 16, 365 दिन होते हैं एक दिन में, एक साल में, तो 73 अपॉन कितना हो जाएगा 365, और फिर हम डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ये 365 भी मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसको, तो 73 ये 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 नम 45 और 3 5 7 35, 5 5 35, ये हो गया 16। इसको डिवाइड कर दिए, 16 पंजे 80, 16 है ना, तो 16 पंजे 80, 0 हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112, 112 कितना होगा 16, 16 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 नंबर 144, 16 सत्ते 112, 112 और 8, 112 8 120, 120 2 लग गया, 16 नंबर 144, 144 और 2 146, 146 यार कहाँ गड़बड़ हुई, एक सेकंड अगेन दोबारा करते हैं क्वेश्चन को। 8750, 16% वार्षिक दर है, 73/365 है, और ये हमारा हो जाएगा 100। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 73 5 टाइम जाएगा, 5 नम 45, 3 8, 5 7 35, 2 5 5 25, ये सही तो है, क्या दिक्कत आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 16 0 0, 16 पंजे 80, 0 हासिल लगे 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 20 हासिल लगे 12, 16 नंबर 144, 144 और 12 156 होंगे ना, सही तो है, फिर क्या दिक्कत है। हाँ तो ये आ गया, फिर 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो 156 ही आ गया। नहीं तो बोलो कि कहाँ गड़बड़ हुई, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इतना है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबन दूरी इतनी है, यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो लंबन दूरी कितनी है उनकी 28, और भुजाओं में से एक की लंबाई 72 है, ये वाली निकालनी है। तो जो क्षेत्रफल होता है इसका समलंब चतुर्भुज का एरिया जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये एरिया का सम, तो 72 प्लस x हो जाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उनके बीच की लंबन दूरी 28, ये हो जाएगा। और एरिया उसने दे रखा है हमें, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है उसने 1792, 1792, बस सोल्व करेंगे इसको,
14 बार कट जाएगा, 14 से इसको काट लेंगे, 14 ही करना, 14 3, 14 42, 14 चौका 56, 14 तिया 14 दूनी 28, 28 8, 14 28 11, 14 7 112, और 72 से अब 127 माइनस के 72 करेंगे और हमारा x बचेगा। 7 में 2 गए 5, 12 में 7 गए 5, 55 x 14 8 112, 56 बच जाएगा। ठीक है, तो 56 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। उस बेलन का आयतन देखो, अगेन जो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, देखो जो क्षेत्रफल है, देखो ऊंचाई, देखो बेलन का आयतन बताओ मुझे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 22.7 रहेगा। आर वैल्यू रहेगी जो भी रहेगी मुझे नहीं पता अभी, और एच की वैल्यू 30 रहेगी। नहीं, जो होने वाला मल्टीपल देखो 7 से तो कटेगा नहीं, यानी कि 30 तो होने वाला है और 11 का मल्टीपल भी होने वाला है। तो ऑप्शन देखो जो 11 का मल्टीपल है वो आंसर हो जाएगा। 8 4 12 6, ये नहीं कटेगा 11 से। 8 4 12 6, ये भी नहीं कटेगा। 8 4 12, 12 5 17, ये भी नहीं कटेगा। 8 5 5 4 9 9 और 8 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये कट जाएगा। तो 4 का 1 11 का ये मल्टीपल है, और देखो 9 से भी ये कट रहा होगा। देखो 5 4 9, 8 और 1 9, 18 आ रहा है, तो ये भी कटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक आंसर होगा। अदरवाइज नहीं तो करते रहो आप, समय लगाते रहो। क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं है, बहुत समय है। क्वेश्चन को हम बहुत समय है, हम कर सकते हैं आराम से, जिसका जैसा मन हो वैसे कर सकता है। लेकिन वो पेपर होगा नहीं पूरा, बस आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से नहीं जाओगे आप, अगर ऐसी अप्रोच नहीं होगी, करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है। क्वेश्चन इस तरीके से कैलकुलेटिव दे रहा, नहीं करोगे ये अप्रोच नहीं लगाओगे, चाहता वो ये कि इस तरीके की अप्रोच लगा के क्वेश्चन करें, नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, आपका हो ही नहीं पाएगा। आधार का क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इस तरीके से कीजिए। पाई आर स्क्वायर मैं बता देता हूँ, 1386 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, 1386 हो जाएगी। वैल्यू को, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, फिर पाई आर स्क्वायर एच में रख दो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो सौ अस्सी का के प्रतिशत 750 के 50% के बराबर है। देखो 280 का के प्रतिशत बराबर 350 का 50%। प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 100 से 100 हो जाएगा, छोड़ दो, आप काट लो। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। के की वैल्यू देखो 5 250 आ जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा। 4 छंग 24 और 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 62.5 आंसर आ जाएगा। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर भी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए और प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में, और ये 24 में कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए 120 आएगा, 3 चौक 12, 24 पंजे 120। और आप समझ पा रहे होंगे ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, यानी कि 4 इसकी वैल्यू हो गई, 1 इसकी वैल्यू, 1 इसकी एफिशिएंसी। तो 120 को 1 से डिवाइड करोगे तो 120 ही आंसर आ जाने वाला है। तो ए सी अकेला इसको 120 दिन में करेगा। 13 जुलाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 207 रुपये बेचने पर 28% की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 207 रुपये बेचने पर हानि कितनी होती है, 72। यानी कि देखो 100% की कोई चीज़ है, 28% मैंने उसमें से निकाल दिया, मेरा बचेगा 72%। 72% में बेच रहा हूँ, और बेच कितने रहा हूँ रुपये में, 207 में। तो ये इसको इंडिकेट कर, यानी कि 1% इसको करेगा, 207/72। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 207/72 मल्टीप्लाई 100, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया। जो भी आपको आना चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि इस तरीके से क्वेश्चन को करना है।
फिर अगेन इस तरीके जाओगे तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो 9 अट्ठे 72, 8 टाइम जाएगा, 9 दूनी 18, 2 9 27, 23, तो 23 अब डबल जीरो 8 होने वाला है। डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 7 जाएगा, 8 नंबर 72 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 64 और 6 यानी कि 60 हो जाएगा यहाँ पर, 8 सत्ते 56 होगा। 287 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, करने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंटों में आएगा आंसर, ये हो गया। यहाँ से मिल गया ना, बस ये 3 डिजिट मिल गई, बात खत्म होगी, करने का क्या ही फायदा है, निकालने को तो निकाल भी सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। किसी समूहीकृत आंकड़ों के वर्गों का इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, ये इस तरीके से दे रखा है। तो वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा देखो, एक ये निचली सीमा हो गई, ये ऊपरी सीमा हो गई 79, लेकिन इसमें देखो एक का गैप दे रखा है 19 के बाद। अगर यहाँ 19 से होता तो बात सही थी, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा, तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेंगे, ए इसको आधा करेंगे, ठीक है, आधा करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 5 इसमें से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, इस तरीके से इसमें करते हैं। तो ऊपर वाली सीमा पे हम क्या करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे ये और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 79 पॉइंट इस तरीके से इंडिकेट करेगा। समझ लीजिए जैसे 10 19 है, इसका हमने अंतर लिया, फिर 20 है तो 20 के बाद कितना आ रहा है, एक का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया, ठीक है, 5 इसमें से कम करेंगे यानी कि 9.5 हो जाएगा, और ये इसमें ऐड करेंगे तो 19.5 हो जाएगा। इस तरीके चलेगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, फिर इसमें से कम करेंगे तो 19.5 हो जाएगा, फिर इसमें 29.5 करेंगे, इस तरीके से ये चेंज चलेगी। तो इसलिए इसमें 79.5 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगेन ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। देखो 17 2 है, डिवाइड का साइन होगा 2/15 हो जाएगा, और 13/2 हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ इसको, जब इसको कर लिया तो, और देखो 2 2 4, तो अभी मत कीजिए इसको, इसको मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट कीजिए, ये पूरा ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2/15 2/13, ठीक है, अभी भी नहीं कट रहा किससे, चलो कोई नहीं है। और इसको भी कर दीजिए, 30/169 हो जाएगा ये। देखो 17 2 से 17 कट 2 कट गया, 2 से 15 कट गया, अभी 13 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाकर इस तरीके से हो जाएगा, 13 2 और 13 2 30 60 169, 13 13 169 स्क्वायर है, सबको बता 2 दूनी 4, 4 से जब इसको भाग करेंगे तो 15 जाएगा, यानी कि 15.5, मतलब 15 सॉरी, यानी कि 7.5, 7.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7.5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 7 क्रमांक संख्याओं का एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो एक बात समझिए, जो जो क्रमागत मतलब कि सक्सेसिव है, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत z है। देखो मैं पहले क्रमागत ले सकता हूँ, 1 से स्टार्ट करूँ, 2 3 4 5। अच्छा ये एपी में, एपी का नंबर कोई सा भी जो होता है ना, बीच की जो मीडियन, देखो मीडियन 2 इधर 2 इधर, मीडियन होगी बीच की, सबको पता है, यही हमारा एवरेज भी होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एवरेज भी होता है, ये हमारा मीडियन भी होता है, इसको एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज एवरेज को मीन भी बोलते हैं, और यही हमारा मीडियन भी होगा। मीडियन एवरेज मीन मीडियन नहीं होता, लेकिन ये बीच का है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बीच का होगा वो ही मीडियन होता है। माध्य का जो होती है सक्सेसिव में, वो बीच की जो टर्म होती है वो ये होती है। तो इसको बोल रहा उन्होंने जेड है, तो यानी कि जेड बराबर मैंने क्या लिखा 3। अंतिम 3 संख्याओं को ऐसे याद कीजिए, अंतिम 3 संख्याओं को औसत देखो कितना जाएगा, 1 2 3, ये है 3, सॉरी कितनी है 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लीजिएगा। अब 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, यानी कि ये हो गई अब हमारी, ठीक है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर अभी आप 3 को, क्योंकि 7 भुजी है, मुझे लगा था इसने 5 भुजी है, ठीक है। तो ये z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना, 1 2 3, अंतिम 3 संख्याओं का मतलब कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये फिर क्रमागत है, तो 6 हो जाएगा। तो z की वैल्यू 4 है, अब 6 हो गया, तो z की वैल्यू में कितना हुआ, अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यदि पहली, अरे यार सही है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुई, दोबारा समझते हैं। यही था, वो बोल रहा है 7 क्रमांक संख्या के अनुरूप पर विचार कीजिए।
पहली 5 संख्याओं का औसत, मतलब कि शुरू में 5 की बात ही कर रहा है, तो ये सही था, 3 ही होगा उसका। कितना होगा? 3 ही होगा वो, ठीक है, क्योंकि शुरू में उसने बोल रहा है, वो शुरू में बोल रहा है केवल शुरू में 5 है, और फिर हमने 2 और ली, 7। तो 7 अगर है तो अंतिम 3 का होगा, अंतिम का 6 होगा, तो यानी कि जेड की वैल्यू 3 है, तो 3 और ऐड हो जाएगी, 6 है ना, तो जेड प्लस कितना हो जाएगी वैल्यू 3। बस ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 55,800 के भाग को 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है और ए में निवेशित किया जाता है। मतलब ए में जो बोल रहा है वो 20% वार्षिक की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है, 2 ईयर के लिए, और सीआई की तौर पे किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फिर शेष राशि को 20% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष की योजना में निवेश किया जाता है। मतलब उसको भी 20% है, लेकिन समय इतना यहाँ पे 4 ईयर है, और जो है वो एसआई पे तौर पे किया जाता है। तो बोला कि दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है। हाँ तो सही है, देखो जब ब्याज समान होता है तो इसका ब्याज और इसका ब्याज, तो ब्याज आप निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक काम करना है, इनकी सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब इसकी परसेंटेज बताओ ब्याज के रूप में कितने मिलेगी। 20 और 20 44%, यानी कि पहले 20 फिर 20 और फिर 20 का, तो 44% मिलेगी आपको, ठीक है। इसमें कितने मिलेगी? 20 चौक 80% ब्याज के रूप में आपको धनराशि, ये दोनों बराबर है, ऐसी तो बोल रहा है, यानी कि ए का 44%, ए का 44% बी के 80% के बराबर है। प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, पता है आपको, यानी कि 80/44 हो जाएगा। अब मैं इसको काटूंगा, 20 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, यानी कि 44 इस तरीके से डिनोट करेगा, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 20, बी की वैल्यू 11, दोनों को सम करेंगे। ये तो हमारी मूलधन था एक तरीके से, 20 11 31, 31 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 5 8 को 0 0 को, 31 से इसको काट लीजिए, 31 ही का ना 31 बार जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 24 जाएगा, 24 2 4 8 हो जाएगा, 31 8 18 बार जाएगा, 248, तो ये आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 1800, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 से 20 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 3600, तो 3600 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। 96 क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, वह 300 श्रमिकों को 50 दिन पर कार्य नियोजित करता है और वे कार्य का 1/2 भाग पूर्ण करता है। फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है, और जो 120 दिन तक कार्य करते हैं, जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है, और छुट्टी के बाद शेष कार्य को समय पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। क्वेश्चन देखो भाई बहुत लंबा है, बहुत लंबे के साथ साथ भी समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है इसमें, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा इसमें मतलब कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन लगा ये, और लंबा क्वेश्चन करने के लिए इसको हम डिटेल मेथड से करेंगे, और कोई इसका मेथड है नहीं, और 1 बाय 1 करके इसको तोड़ कर करेंगे, ये एक लाइन में नहीं टूट रहा। जैसे और क्वेश्चन है, एक फैक्ट था, सब चलते चले जा रहे थे फिलों के साथ, ठीक है, तो ये नहीं चल पा रहा है, इसको हम 2-3 टुकड़ों में करेंगे। करते कैसे हैं वो चीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप का जो होने वाला है, देखो दिन तो है टोटल 250, इस पर ध्यान रखना, 250 है, 250, 300 श्रमिक है, 50 दिन के लिए नियोजित किए जाते हैं, वो कार्य का 1/2 भाग पूरा करते हैं। तो पहले मैं ये लिख सकता हूँ 300 श्रमिक 50 दिन में 50% कार्य करते हैं, 50% को लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है, मतलब कि अब की बार 100 श्रमिक है, और जो 120 दिन तक कार्य करते हैं, 120 दिन तक कार्य करते हैं, तो 1/2 तो उन्होंने कर लिया। मुझे यहाँ पे मैं पहले कार्य निकाल लेता हूँ कि 120 दिन में कार्य कितना किया। तो कार्य आपको समझ में आता होगा कि इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लें तो कार्य पता लग जाएगा कि 100 मजदूर 120 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 300 मजदूर 50 दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 100 मजदूर 120 दिन में कितना काम करेंगे, कार्य नीचे लिख लेते हैं हम इसको, इतना, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मैं इसको कर दूँ,
इसको मैं कर दूं 100 और 100 से ही 100 कट जाएगा। ठीक, x मैं इधर लेके जाता हूँ, x पहुंच जाएगा इधर हमारा, 120 ऊपर रहेगा, 300 आ जाएगा नीचे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आ गई 2/5। इसका मतलब ये हुआ कार्य उन्होंने जो 2/5 और कर लिया। ठीक है, कार्य कितना कर लिया, 2/5। अब वो बोल रहा शेष कार्य बचा, यही तो पूछा था, शेष कार्य करते हैं जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है, तो छुट्टी भी होगी, मतलब कार्य कितना दिन हो गया, 120 तो हमने एक दिन कार्य कर लिया डे, और जो हमने 20 दिन की छुट्टी भी कर ली। 50 दिन पहले किया था उन्होंने काम, यहाँ पे श्रमिकों ने इधर इतना कार्य किया। कार्य हुआ हमारा कितने दिन, 0 5 9, 190 दिन हमने कार्य कर लिया। समझ में आई बात, 190 दिन हमने कार्य कर लिया। करना कितना था, 250। बचे हमारे 60 दिन और बचे। रिमेनिंग डे मतलब अब वो बोल रहा है रिमेनिंग डे हमारे कितने बचे, रिमेनिंग डे हमारे बचे 60। 20 दिन की छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने, क्योंकि समय पूरा कर रहे हैं तो रिमेनिंग डे 60 दिन में हमको पूरा करना है। शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। अब श्रमिक कितने हैं वो हमें पता लगाने हैं। दिन तो हमारे आ गए, कार्य कितना कराया गया ये है, क्योंकि आधा कार्य तो हमने यहाँ किया। फिर 120 दिन, 100 व्यक्ति 120 दिन तक कितना कार्य का 2/5 किया। तो आप इसको ओरली भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके देखो, ये 50% है, 40%, 90%, 10% कार्य रहेगा। 10% मतलब 1/10 कार्य करना है हमको। ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, नहीं तो इसको निकाल लो इस तरीके से, 1/2, 2/5, 10 लिया, 2 पंजे 10, 4 हो गया, 9 और 10 हो गया। एक में से माइनस करेंगे क्योंकि इतना कार्य तो किया, 1 में से माइनस करेंगे तो 1/10 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 कार्य करना है। तो अब आपको सारी सिचुएशन समझ में आ गई हो, किसी भी तरीके से निकाल दीजिए। मैं फिर ये वाली समीकरण लेता हूँ इसको यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, बस अब छोटा सा बचा क्वेश्चन, एक कहीं ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ। चलो ये पोर्शन देखो, फिर मैं ये करता हूँ, 300 मजदूर 50 दिन में 1/2 कार्य करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे 60 दिन में कितने मजदूर 1/10 काम करेंगे। ठीक, 2 जाएगा ऊपर, 100 हो जाएगा, यानी कि 300, 100 हो जाएगा ऊपर, ये जाएगा 600 हो जाएगा, x हो जाएगा, 30 दूनी 100 हो जाएगा, 300 दूनी 60 हो जाएगा, और 2 से जब इसको काटूंगा 50, यानी कि मजदूरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50। देखो देसी रास्ता था इसका क्वेश्चन का करने का, जो मुझे इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन लगा कैलकुलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस क्वेश्चन में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मतलब कि सबसे लेंथी अगर कैलकुलेटिव कहा जाए तो। बाकी होगा इसका भी कोई अगर शॉर्ट ट्रिक तो मैं देख के बताऊंगा। बहरहाल अभी केवल बताना था तो इसलिए मैंने लॉन्ग ट्रिक से इसको बता दिया, मतलब 1 बाय 1 इसको स्टेप में तोड़ने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, इतने केजी अंगूर का मूल्य इतना है, तो 12 केजी का भाई, इतने केजी का मूल्य कितना है, मतलब कि एक इतना रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक का इतना होगा, तो कितने का, 12 का बूझ रहा है, तो 12 से इसको कर दीजिए, 12 केजी सोल्व कर लेना बस, इसमें और क्या बचा है। 15 नंबर 135, 8 और 1 9, 6 7 13, 13 5 18, 9 से जा रहा है। देखो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा ना, तो 15 नम्मा 135, 150 बार, तो 9 से काटते हैं इसको, 9 सत्ते 63, 5, 9 पंजे 45, 6 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, ये आ जाएगा। 12
5 ढाई 5 या 15 30 30 बार जाएगा। 15 से भी काट सकते थे हम इसको, 15 से डायरेक्ट काटते हैं। चलो ये 10 बार जाएगा, 15 पंजे 75 और 0 15 पंजे 75। ठीक है, अब जाएगा इसको 12 से, 505 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है और नीचे हमारा 10 है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और ये नीचे 10 है, 10 से 0 कैंसिल तो 606 आ गया। 606 आंसर। कैलकुलेशन में थोड़ा सा रहता है बस, बाकी कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस खत्म है, अब कुछ बचा नहीं है। सातों क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? देखो इसका जो सबसे तरीका बेस्ट है, तो देखो इन दोनों की कंपेयर करनी मान लीजिए हमको, तो मुझे इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी आएगा वो देखो ऊपर का जो डोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, वही होगा। देखो 7 7 49, 9 6 54, तो कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा है 54 49 से, तो ये बड़ी भिन्न होगी अभी तक। अब इन दोनों की कंपेयर कीजिए। 25 छक्का 150, 150 हो गया। 25 छक्का 150, इसकी 154 होगी, 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली भिन्न होगी। तो अभी तक ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, अभी हमें भिन्न बड़ी बतानी तो हमारी यही है। अब इन दोनों में देख लीजिए, जो भी बड़ी होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे साफ कर देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। 25 से 11 की मल्टीप्लाई देखो, 2 और 5 को ऐसे लिख लो अगर 11 से, और इन दोनों का सम 7, 5 और 2 7, 275 हो गई। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28, 286। 275 बड़ा, 286 है बड़ा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक करके जाइएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, अगर लग रहा है थोड़ा बहुत, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि ये इसका अर्थ है माइनस, तो ये हमारा कहाँ रहा है? ये तो इसका मैं माइनस लिख देता हूँ। इसका अर्थ है प्लस, इसको प्लस लिख देता हूँ। इसका अर्थ है डिवाइड, तो मैं इसका डिवाइड लिखता हूँ। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 55 और 5 50 बच गया। 50 में से 5 देना 87, 87 आंसर आ जाएगा। देखो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम 15 देखें कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 15 बार आया। 26 देखें कितनी बार आया, 1। सीधे सी चमक रहा, 15 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, मोड होता है, उसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, मोड होता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक दिन पे कॉल सेंटर के विभिन्न कॉल अवधि टेलीफोन में हुई बातचीत को दर्शाता है। तो इसमें हमें बताना है कि कितनी कॉल उस दिन बात हुई, उस दिन कितने मिनट टेलीफोन में बातचीत हुई। देखो इसमें बस देखो क्या है, इसमें ऐसा करना है, इनको ऐसा नहीं जोड़ना है। इससे इसकी मल्टीप्लाई 4, इससे 14 दूनी 28, 14 14 4 12 120, 30 चौक 12 120 होगा इसका भी। 5 पंजे 60 60, देखो 180 180 400 400 और 32, सॉरी 180 180 300 300 और 28 32, 332 हो जाएगा इसका आंसर। जब इनको सम जोड़ेंगे तो 332 हो जाएगा। 332 हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ोगे आप तो इसको ये आएगा। ठीक है, इनको प्लस कर लेना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो और पाने के लिए। अगर आपको कोई शिफ्ट करानी है सोल्व, तो उसकी पीडीएफ हमको भेज दीजिए, कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ सेंड कर दीजिए, या बता दीजिए कि ये वाली चीज़ें करानी है। मैं उस शिफ्ट का बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन कराऊंगा, या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि हाँ ज़बरदस्त बढ़ गया है, कराना चाहिए, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। तब तक के लिए लेते हैं विदा। बस आज की वीडियो में बस केवल इतना ही था। बाय।